भारत में जब सेना को कारगिल में बढ़ती हलचलों की गंभीरता समझ आई तो सभी के होश उड़ गए। जुलाई की शुरुआत तक लड़ाई भयावह रूप लेने लगी थी। तोलोलिंग जैसी ऊंचाइयों पर भीषण भिड़ंत हुई। युद्ध लगभग 100 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में 8 से 9 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। लड़ाई को न केवल हर भारतीय घर तक पहुंचाया, बल्कि दुनिया को स्पष्ट दिखा दिया। कारगिल की पहाड़ियों पर उस रात हवा भी जैसे किसी अनजाने डर से कांप रही थी। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ बर्फ के बीच छिपा एक ऐसा सच जो आने वाले महीनों में पूरे उपमहाद्वीप को हिला देने वाला था। कौन था जिसने सरहद की इन ऊंचाइयों पर यह खामोश खेल शुरू किया? कैसे सैकड़ों प्रशिक्षित सैनिक भारत की नजर के सामने से गुजर गए और किसी को भनक तक न लगी? इसी अनकही सच्चाई को आज अतीत दर्पण आपके सामने पेश करने जा रहा है। एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास की किताबें सिर्फ सतह से छूकर निकल गईं, पर जिसका असली सच आज भी बर्फ, साए और खामोश पहाड़ियों में दफन पड़ा है। आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये उन पहाड़ों पर खेले गए एक साए का सच है जो जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा छिपा हुआ है। तो शुरू करते हैं। 8 मई 1999। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। सन्नाटा जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था। 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम अपने दस्ते के साथ पाकिस्तानी आजम चौकी पर तैनात थे। ऊपर आसमान एकदम साफ और नीचे गहरी घाटी में कुछ भारतीय चरवाहे अपने मवेशी चरा रहे थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने एक पल को सोचा इन चरवाहों को पकड़ लें, पर अगले ही पल फैसला बदल दिया गया और उन्हें जाने दिया गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली खेल अभी शुरू ही हुआ था। करीब 1.5 घंटे बाद वही चरवाहे वापस लौटे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ भारतीय सेना के 6-7 जवान भी थे। भारतीय जवानों ने दूरबीनें निकाली, इलाके का मुआयना किया और चुपचाप वापस लौट गए। यही पहला संकेत था कि कुछ बड़ा भारतीय सेना की नजर में आ चुका है। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे एक लामा हेलीकॉप्टर घाटी के बेहद नीचे से उड़ता हुआ गुजरा। इतना नीचे कि कैप्टन इफ्तिकार को पायलट की यूनिफॉर्म पर लगा बैज तक साफ दिखाई दे गया। यह साफ इशारा था। भारत को अब समझ आने लगा था कि कारगिल की ऊंचाइयों पर कुछ असामान्य चल रहा है जो खतरनाक हो सकता है। अगले ही दिन 2 और हेलीकॉप्टर आए और इस बार औजम, तारिक और तशवीन चौकियों पर गोलाबारी की। कैप्टन इफ्तिकार ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की अनुमति मांगी, पर आदेश आया, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अभी नहीं चाहता था कि भारत को पता चले कि पहाड़ियों पर असल में कितने लोग और कौन बैठे हैं। उधर भारतीय सेना भी समझ चुकी थी यह कोई मामूली घुसपैठ नहीं है। मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। इंडियन एक्सप्रेस के पूर्व संवाददाता और उस समय के राजनीतिक विश्लेषक मानवेंद्र सिंह याद करते हैं, जिस स्पीड से एक यूनिट को इतने खतरनाक क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से भेजा गया, वह साफ संकेत था कि वहां कोई बड़ी गड़बड़ी जरूर है। लेकिन असल सवाल यह था, भारतीय पक्ष को अभी भी यह स्पष्ट नहीं था कि घुसपैठ आतंकी समूह की है या पाकिस्तानी फौज की। रात को घर देर से लौटने के कारण मैंने फादर से कोई बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। फादर ने बताया हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने उनसे कहा कि वे जरा इस मामले की जांच करवाएं। फादर ने तुरंत यह बात स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस तक पहुंचाई। फर्नांडिस अगले दिन रूस यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन स्थिति देखकर उन्होंने यात्रा रोक दी और सेना से तत्काल विस्तृत ब्रीफिंग मांगी। यहीं से एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। लाहौर शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की इन ऊंची पहाड़ियों में इतनी चुपचाप क्यों जाकर बैठ गए थे? क्या इरादा था? इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ संपादक सुशांत सिंह के अनुसार इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा की नसों पर दबाव बनाना था। सियाचिन और उससे जुड़ा पूरा इलाका एक ही सड़क NH-1D पर निर्भर करता है। अगर उस सड़क पर निगरानी या नियंत्रण मिल जाए तो रसद, सप्लाई और काफिलों की आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ सकती थी। पाकिस्तान की रणनीति साफ थी, भारत को ऐसी स्थिति में लाया जाए कि उसे सियाचिन खाली करने पर मजबूर होना पड़े। मुशर्रफ के लिए यह मुद्दा व्यक्तिगत भी था, क्योंकि 1984 में जब भारत ने सियाचिन पर कब्जा किया तब मुशर्रफ पैरा कमांडो यूनिट में एक युवा मेजर थे। उन्होंने कई बार उस क्षेत्र को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे।
शायद यही कसक उनकी रणनीति की जड़ में थी। इधर भारत में जब सेना को कारगिल में बढ़ती हलचलों की गंभीरता समझ आई तो सभी के होश उड़ गए। यह स्थिति उतनी साधारण नहीं थी जितनी शुरुआत में लग रही थी। सुबह जब ये खबरें दिल्ली पहुंची तो हालात और गंभीर हो गए। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद नवाज शरीफ को फोन किया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी अपनी किताब नीदर ए हॉक नॉर अ डव में लिखते हैं, फोन पर अचानक दिलीप कुमार की आवाज सुनकर नवाज शरीफ सन्न रह गए। दिलीप साहब ने कहा, जब भी भारत पाक में तनाव बढ़ता है सबसे असुरक्षित भारतीय मुसलमान हो जाते हैं और हमें ये उम्मीद कभी नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी ये था कि इतनी विशाल फौजी मूवमेंट भारतीय इंटेलिजेंस से कैसे छिपी रही। भारत के पूर्व उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रह चुके सतीश चंद्र बताते हैं, असली सवाल यह है कि अगर भारतीय सेना जानती थी तो फिर स्थिति को समय रहते चिन्हित क्यों नहीं किया गया? उन्होंने अतिरिक्त बल क्यों नहीं मांगे? आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में खुफिया एजेंसियों से स्पष्ट चेतावनी मिलती है। हमने तो कई वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत भी की, यहां तक कि आईबी के वरिष्ठ लोगों से भी। आईबी ने बताया उन्होंने उस दौरान 50 से अधिक इनपुट दिए थे, जिनमें हथियार जमा होने के संकेत, सीमित मूवमेंट और कुछ असामान्य गतिविधियों का जिक्र था। कुछ जगह सप्लाई डंप भी दिखे, लेकिन कुछ ऐसा नहीं था जो सीधे बताए कि सैकड़ों प्रशिक्षित सैनिक भारतीय सीमा में 8 से 9 किलोमीटर अंदर आकर बैठ चुके हैं। इसके बावजूद हमले के वक्त भारतीय सेना ने जिस तरह जवाब दिया उसे कई जगह सवालों के घेरे में भी रखा गया, क्योंकि आमतौर पर सेना युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए हमेशा तैयार रखी जाती है। लेकिन जब भारतीय सेना को पूरी तस्वीर समझ आई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग बताते हैं, दुश्मन ने जिन ऊंचाइयों पर कब्जा किया था वह हमारे लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र था। लद्दाख की वह लाइफलाइन जो श्रीनगर से जोजिला पार होकर लेह और फिर सियाचिन तक जाती है, साल में कुछ ही महीनों के लिए खुलती है। ऐसे में उन चोटियों पर विरोधी का नियंत्रण उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन पनाग के अनुसार रणनीतिक दृष्टि से आगे की स्थिति को लेकर पाकिस्तान ने पूरी योजना नहीं बनाई थी। 3 मई से जून तक चले ऑपरेशनों को देखकर साफ था ये मिशन भारतीय सेना के लिए बेहद कठिन होने वाला है। दूसरी ओर जनरल परवेज मुशर्रफ कई बार दावा करते रहे कि यह उनकी नजर में एक सफल योजना थी जिसने भारतीय सेना को बेहद कठिन स्थिति में ला खड़ा किया। अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ फायर में मुशर्रफ ने लिखा, भारत के वास्तविक हताहत आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक थे। यहां तक कि ताबूतों की जरूरत इतनी बढ़ गई कि एक समय पर ताबूतों की कमी तक हो गई और बाद में इससे जुड़ा एक बड़ा घोटाला भी सामने आया। जुलाई की शुरुआत तक लड़ाई भयावह रूप लेने लगी थी। तोलोलिंग जैसी ऊंचाइयों पर भीषण भिड़ंत हुई। भिड़ंत इतनी नजदीक थी कि सैनिक एक दूसरे की गालियां तक सुन सकते थे। इस संघर्ष में भारत को अधिक क्षति उठानी पड़ी, लेकिन वे डटे रहे। 6 दिन तक तनाव भरा माहौल बना रहा। कई अधिकारियों ने माना कि शुरुआत में उन्हें भी बहुत चिंता थी कि आखिर परिणाम क्या होगा, लेकिन जब भारतीय सैनिकों ने टोलोलिंग पर कब्जा किया तो पूरे ऑपरेशन को लेकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा। कमांडरों को स्पष्ट हो गया अब हालात काबू में आ सकते हैं। यह युद्ध लगभग 100 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें करीब 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में 8 से 9 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। मुशर्रफ अंत तक कहते रहे, अगर पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व पूरी तरह उनके साथ खड़ा रहता तो हालात कुछ और होते। उन्होंने यह भी लिखा कि यह पहला युद्ध था जिसे पूरी दुनिया ने लाइव टीवी कवरेज में देखा। इस लाइव प्रसारण ने लड़ाई को न केवल हर भारतीय घर तक पहुंचाया, बल्कि दुनिया को स्पष्ट दिखा दिया कि सीमा पर कार्रवाई की पहल सबसे पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने ही की थी। जून के दूसरे सप्ताह से भारतीय सेना की प्रगति तेज होने लगी और जुलाई तक यह गति बरकरार रही। अपनी हर देख आखिरकार नवाज शरीफ युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शरण में चले गए। 4 जुलाई अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के दिन नवाज शरीफ और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की एक तनावपूर्ण बैठक हुई। क्लिंटन के सलाहकार ब्रूस राइडल, जो उस बैठक में मौजूद थे,
अपने पेपर अमेरिकाज डिप्लोमेसी इन द 1999 करगिल समिट में लिखते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब नवाज शरीफ ने क्लिंटन से अकेले में बात करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन क्लिंटन ने मना कर दिया। क्लिंटन ने कहा, ब्रूस राइडल पूरी बातचीत के नोट्स तैयार करेंगे, हर शब्द दर्ज होगा। क्लिंटन बोले, अगर आप फौरन अपनी फौज को सीमा से बिना शर्त के नहीं हटाते तो अमेरिका दुनिया के सामने पाकिस्तान को ही पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएगा। क्लिंटन की नाराजगी यहीं नहीं रुकी। उन्होंने नवाज शरीफ को याद दिलाया कि हमने कई बार तुमसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ने में सहयोग मांगा था, लेकिन पाकिस्तान ने कभी सहयोग नहीं किया, बल्कि आईएसआई तालिबान और लादेन दोनों के साथ काम करती रही। तारिक फातमी, जो पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, नसीम जहरा की किताब फ्रॉम करगिल टू द कूप में बताते हैं, बैठक से बाहर निकलते वक्त नवाज शरीफ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सारी ताकत, सारा आत्मविश्वास खत्म हो चुका हो। उसी समय जब शरीफ क्लिंटन से बातचीत कर रहे थे, तब टीवी स्क्रीन पर खबर चली, भारत ने टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। शरीफ ने तुरंत मुशर्रफ को फोन किया। मुशर्रफ ने कहा, हाँ, खबर सही है। और वहीं उसी पल कारगिल की लड़ाई का भविष्य तय हो गया। कारगिल की यह लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं थी, ये थी धोखे, राजनीतिक दबावों और बर्फ में दबी सच्चाइयों की लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसे दुनिया ने पहली बार लाइव टीवी पर देखा और जिसने साबित कर दिया कि सरहदें सिर्फ नक्शों से नहीं, बल्कि वहां खड़े हर जवान के खून पसीने से बचती हैं। अगर आप ऐसी ही अनकही, अनसुनी और रहस्यों से भरी सच्चाई सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप कारगिल के किसी और अनजाने अध्याय को सुनना चाहेंगे? क्योंकि इतिहास वही नहीं होता जो किताबों में लिखा होता है। असली कहानी अक्सर बर्फ, बारूद और खामोशी के पीछे ही छुपी रह जाती है।